गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज जो है न्यू टॉपिक देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और गेट आईएएस इसरो में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते ही हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में एनसी से रिलेटेड जो है थ्योरेटिकल जो भी थ्योरी थी उसकी वो कंप्लीट करा दी थी, एज वेल एज आई हैव कवर्ड द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स थ्योरेटिकल एज वेल एज मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एज वेल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। दोनों तरह की जो आईएएस और गेट में आई हुई थी वो हमने डिस्कस करी थी। तो आप लोग जो है क्वेश्चंस और भी देख सकते हैं। और जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो यू विल गो मोर एंड मोर क्वेश्चंस। और उसके लिए आप इसरो के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इसरो की भी एक बुकलेट आती है, उसमें आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज इट इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड इट इज रिलेटेड टू द बायेंसी फोर्स। बायेंसी से ही रिलेटेड है। तो देखते हैं इस टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड बॉडी। तो जब भी कोई बॉडी है वाटर में फ्लोट करती है या वाटर में मूव करती है या वाटर में प्लेस होती है, तो उसकी दो कंडीशन होती हैं। आइदर बॉडी विल मूव इन सबमर्ज्ड कंडीशन, जैसे कोई वाटर भरा हुआ है और आपका वाटर का लेवल यहाँ पे है, तो बॉडी जो है वाटर के अंदर है एंड इट विल स्टार्ट टू मूव, इसके अंदर मूव कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे नेवी वगैरह में कुछ शिप्स होते हैं दैट विल मूव इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर ही मूव करते हैं। उन्हें कोई बाहर से नहीं देख सकता एंड दे विल सडनली अटैक ओवर द वारशिप ऑफ द अदर मतलब कंट्री, मतलब कंट्री सोल्जर्स जो भी उनके शिप्स हैं उन पे वो अटैक करते हैं। तो वो क्या करते हैं वाटर के अंदर अंदर मूव करते हैं। तो दीज बॉडीज आर कॉल्ड द सबमर्ज्ड बॉडीज। और कुछ आपने शिप देखे होंगे दैट विल मूव, दैट विल फ्लोट, in which some part is submerged inside the body। कुछ पार्ट तो उनका मतलब जो वाटर है उसके अंदर सबमर्ज रहता है एंड सम पार्ट इज आउट ऑफ द वाटर, जो वाटर और लिक्विड है उसके बाहर रहता है और ये पार्ट जो है सबमर्ज रहता है। तो दो तरह के केस मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें स्टडी करने हैं। एक केस स्टेबिलिटी की हमें बात करनी है व्हेन द शिप और द बॉडी इज सबमर्ज्ड कंडीशन। पहला तो सबमर्ज्ड कंडीशन में, सेकंड इज इन फ्लोटिंग कंडीशन। तो हमें दोनों ही कंडीशन में डिस्कस करनी है स्टेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सबमर्ज्ड कंडीशंस, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबमर्ज्ड बॉडी की स्टेबिलिटी क्या है। तो हम स्टेबिलिटी में, सबमर्ज्ड बॉडी की स्टेबिलिटी में जाने से पहले कुछ सिंपल सी चीज है जिसे एक बार समझ लेते हैं कि स्टेबिलिटी होती क्या है और कितने टाइप की स्टेबिलिटी जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली स्टेबिलिटी जो है वो तीन टाइप्स की होती है। वन इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड इज द न्यूट्रल और न्यूट्रल स्टेबल मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड इज द अनस्टेबल। तो एक तो आपका स्टेबल हो गया, एक अनस्टेबल हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। कुल मिला के तीन तरह की स्टेबिलिटी हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इफ दिस इज द बॉल, ओके, अगर इस बॉल पे मैं कोई फोर्स लगाऊं, अगर ये बाहर से, तो ये अपनी न्यू लोकेशन पे पहुंच जाएगी इस एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। व्हेन वी रिमूव दिस फोर्स, अगर मैं इस फोर्स को रिमूव करूं तो इट इज अगेन रीगेन इट्स इनिशियल पोजीशन, वो अपनी इनिशियल पोजीशन में दोबारा पहुंच जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं द बॉडी इज इन स्टेबल कंडीशन। मतलब किसी भी बॉडी पे मैंने कोई एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ड्यू टू दैट इट विल एक्वायर द न्यू पोजीशन। But when we remove this external force or external torque, then it will regain its initial position again. That is called the stable equilibrium. Okay. In the case of unstable equilibrium, what happened? There is a body. If I am applying some external force over this body, it will acquire the new position due to this external force. इसने क्या किया, न्यू पोजीशन गेन कर ली। बट व्हेन वी रिमूव दिस एक्सटर्नल फोर्स, इट विल नॉट अगेन रीच ऑन दिस पोजीशन, वो दोबारा उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगी। इवन वी रिमूव द फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क, इट विल अगेन अनस्टेबल सिचुएशन में ही रहेगी और फाइनली इट विल रीच ऑन द अर्थ। ओके।
तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन वी अप्लाई, दिस इज द फ्लैट सरफेस, एक बॉल इसके ऊपर रखी हुई है, वी विल अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ओवर दिस बॉल। व्हाट हैपेंड? Due to this external force, the ball will acquire the new position. Suppose this is A position, this is the position B. Okay. Now when we remove this position, it will not, अब मैंने अगर ये फोर्स रिमूव कर लिया, इसके बावजूद भी ये बॉल जो है ना लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करेगी ना राइट की डायरेक्शन में, बट जो पोजीशन इसने एक्वायर कर ली उसी पोजीशन में बनी रहेगी। फिर मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो ये नई पोजीशन में पहुंच जाएगी, उसी पोजीशन में बनी रहेगी। तो इसे बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसे क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन जो इक्विलिब्रियम मैंने बताए हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें आप समझ लें। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बॉडी न्यू पोजीशन में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही फोर्स रिमूव करते हैं वो अपनी इनिशियल पोजीशन रीगेन कर लेती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अनस्टेबल में क्या है? वी अप्लाई द फोर्स, बॉडी विल नेवर रिटर्न इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, इट विल अगेन रीगेन इट्स न्यू पोजीशन, और फोर्स अप्लाई करूंगा, ये अपनी पोजीशन दोबारा फिर रीगेन कर लेगी। तो इस तरह से वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। ओके, तो ये सिंपल सी चीज है जो आपने समझ ली। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। तो जो सबमर्ज्ड बॉडीज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन केस ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी आर फिक्स्ड। जो बॉडी सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर, जैसे ये बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों ही फिक्स होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी वाटर के अंदर है। तो बायंसी फोर्स भी फिक्स हो गया। कितना हो गया बायंसी फोर्स? मैंने आपको बताया था, एफ बी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू द जी इनटू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब बॉडी पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, तो जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा फ्लूइड का, दैट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है ना? और जो वेट है, दैट इज इक्वल टू, दैट इज ऑलरेडी फिक्स, वेट ऑफ द सॉलिड इनटू जी इनटू टोटल वॉल्यूम। तो ये सिंपल सी चीज है। तो in a case of some submerged body, the center of gravity and center of buoyancy are fixed. So the stability of submerged bodies are decided on the basis of location of center of gravity and center of buoyancy. The weight of the body acting at the center of gravity G in downward direction and buoyancy force acting at the center of buoyancy at upward direction. So in case of equilibrium, W is equal to FBA, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक, in case of stable equilibrium, the gravity of the body is below the point of buoyancy. Due to that, we made the the boat and the ship bottom heavy. तो इसका कहने का मतलब है कि जो सबमर्ज्ड बॉडी है, अगर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी is below the center of buoyancy, then we can say the submerged body is stable equilibrium. तो सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायंसी से नीचे है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जितने शिप्स हैं या जो सबमर्ज्ड बॉडीज हैं, उनकी जो इंजन्स वगैरह हैं, जो हैवी पार्ट हैं शिप के, दैट विल बी बॉटम हैवी, उन्हें कॉकपिट में नीचे रखा जाता है, सो दैट द सेंटर ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी, सो इट इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बाई चांस कोई रिस्टोरिंग टॉर्क एक्स्ट्रा लगता भी है, तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क ऐसा डेवलप होगा कि वो इनिशियल पोजीशन में से ले आएगा। तो पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम में देख लिया, जी इज बिलो द बी। उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जस्ट इसका उल्टा, in a case of in this case the center of gravity is lie above the center of buoyancy. Any unstable situation can overturn the boat or the ship. तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ बायंसी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे है। ठीक है, तो अब सिर्फ क्या है, जो वेट है वो ऊपर हो गया, तो नेक भी कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा इस पे, अनस्टेबल सिचुएशन आएगी, ये ओवरटर्न हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद तीसरी सिचुएशन जो आती है, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बी एंड जी बोथ आर कोइंसाइड, दोनों कोइंसाइड करेंगे, सो एनी डिस्टर्बेंस विद द बोर्ड गिव द न्यू पोजीशन ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे देखो बी एंड जी बोथ आर कोइंसाइड, तो वेट नीचे डायरेक्शन में लग रहा है W एंड एफ बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट इट इज इन न्यूट्रल पोजीशन, बिकॉज ऑफ दैट कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा, ये नई पोजीशन में पहुंच जाएगा और आराम से फ्लोट करता रहेगा, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके,
इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको हर एग्जाम में ये मिलेगा भी। मेटा सेंटर। मेटा सेंटर होता क्या है, ठीक है ना? तो देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट अबाउट विच ए बॉडी स्टार्ट ऑसिलेटिंग व्हेन व्हेन बॉडी इज टिल्टेड बाय स्मॉल एंगल। ठीक है, तो मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी जो है ऑसिलेट करती है, सिर्फ हमारा ऑसिलेट करता है। आगे देखते हैं, द मेटा सेंटर may also be defined at the point at which the line of action of the force of buoyancy will meet the normal axis of the body when body is given a small angular displacement, when body is given a small angular displacement। तो जैसे ये बॉडी है, ये इसकी नॉर्मल एक्सिस है और ये स्टेबल कंडीशन में है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क मैंने टी लगाया। जब एक्सटर्नल टॉर्क मैंने लगाया तो जो राइट साइड का इसका पार्ट है, ये वाला, इट विल बी एक्स्ट्रा सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर, और ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है इट विल रिमूव फ्रॉम द वाटर। तो देखो, ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा जो है वाटर के अंदर सबमर्ज्ड हो गया ज्यादा, और ये थोड़ा बाहर निकल आया। अब जो सेंटर ऑफ बायंसी था वो राइट साइड में ट्विस्टेड हो गया, क्योंकि ये पार्ट ज्यादा वाटर के अंदर है, ये पार्ट ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो बी पॉइंट आपका B1 में पहुंच गया, और जी से जो था वेट लग रहा था। अगर मैं इस लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाऊं और इस नॉर्मल एक्सिस को आगे बढ़ाऊं, तो इट विल कट एट ए पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द मेटा सेंटर पॉइंट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द मेटा सेंटर पॉइंट, तो मेटा सेंटर पॉइंट इज नथिंग, इट इज द पॉइंट एट विच द होल बॉडी or whole floating bodies is oscillating, and it is the point of intersection of the buoyancy force as well as the normal axis passing through the body। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात आती है कि मेटा सेंटर हाइट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मेटा सेंटर हाइट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज द मेटा सेंटर हाइट, GM। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटा सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या कहलाती है? मेटा सेंटर हाइट। अब हमारे पास क्वेश्चन इस बात का है, कैलकुलेशन ऑफ मेटा सेंटर हाइट। हम कैलकुलेशन कैसे करें मेटा सेंटर हाइट की? मेटा सेंटर है क्या? ओके, तो बेसिकली देयर आर टू मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मेटा सेंटर। नंबर वन इज द एनालिटिकल मेथड एंड सेकंड इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड। दोनों ही मेथड से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम दोनों ही मेथड पढ़ेंगे और इनसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है ना? तो आगे देखते हैं एनालिटिकल मेथड। सबसे पहले देखते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड फॉर मेटा सेंटर हाइट। इसके लिए जो एनालिटिकल मेथड है उसका एक डेरिवेशन है, ठीक। उस डेरिवेशन को हम करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि मेटा सेंटर हाइट किस तरह से हम निकालेंगे। तो एक मिनट। तो ये तीन डायग्राम है। डेरिवेशन को करने से पहले हमें तीन डायग्राम ये ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो ये मान लिया मैंने, कोई जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें कोई बॉडी है आपकी, ठीक है, ABCD, और ये बॉडी जो है आपकी स्टेबल कंडीशन में है, कोई इस पे डिस्टरबेंस इस समय क्रिएटेड नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो वायंसी के ऊपर है, ठीक है ना? अब हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पे लगा दिया, ठीक। जब हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पे लगाया तो क्या होगा कि ये पार्ट बाहर आ जाएगा, और ये पार्ट, कुछ पार्ट यहाँ पे अंदर हो जाएगा इस वाटर के एक्स्ट्रा, और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बाहर आ जाएगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है, जैसे B था, ये B तो नीचे चला गया, और एक B1 नया पॉइंट यहाँ आ गया। A पॉइंट जो है ऊपर चला गया, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो A डैश आ गया, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गया, ठीक। जो हमारा सेंटर ऑफ बायंसी था B, वो B डैश पे पहुंच गया, और FB यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो दिस पॉइंट इज द मेटा सेंटर। हमने इसका जो है बॉडी का टॉप भी एक तरह से बनाया। तो अगर देखें तो बॉडी इस तरह से लेंथ में दिखाई देगी L, ठीक है। X डिस्टेंस पे कोई मैंने स्मॉल स्टेप ले ली dx, ओके। तो अब हम डेरिवेशन आगे करते हैं। तो सिंपली जो है हमारा
तो देखो यहाँ पे ये थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ, एक्स डिस्टेंस यहाँ से दिखाई दे रही है। तो जो ये यहाँ से इसकी वर्टिकल हाइट हो गई वो कितनी हो गई, एक्स इंटू थीटा। और इसकी जो मतलब स्मॉल स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो कितनी है, dx। तो नीचे द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू एक्स इंटू थीटा इंटू डी एक्स। ठीक है। अगर इसकी टोटल लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ द body is capital L, then volume of the strip, जो स्मॉल स्ट्रिप लिए उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्स थीटा एल इंटू डी एक्स। हाँ एक चीज और है, आपने देखा कि जो ये एक्स्ट्रा पार्ट वाटर के अंदर इंसर्ट हुआ तो यहाँ बायंसी फोर्स का गेन होगा, ये डी एफ बी यहाँ गेन होगा, और यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट बाहर आ गया तो यहाँ लॉस होगा डी एफ बी का। तो ये कपल की तरह एक्ट करेगा। अब वेट ऑफ द स्ट्रिप कितना हो जाएगा, देखो वेट ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू रो जी इंटू वॉल्यूम। तो आपका कितना होगा, रो जी थीटा एल इंटू डी एक्स, ये इसका वॉल्यूम हो गया। ओके। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम हमने निकाल लिया, तो अब इस वेट की वजह से, जो ये वेट है क्या, जो आपका बायंसी फोर्स एक्स्ट्रा फ्लूइड डिस्प्लेस किया, कितना बायंसी फोर्स जनरेट हुआ उसका, तो द मोमेंट ऑफ दिस कपल कितना होगा, मोमेंट ड्यू टू बायंसी फोर्स कितना होगा, द वेट ऑफ ईच स्ट्रिप, जो आपका वेट ऑफ ईच स्ट्रिप इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू वेट, जो दो बायंसी फोर्स लगे ना डी एफ इन द टू वेट। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि ये बॉडी है हमारी, इससे एक्स डिस्टेंस पे स्मॉल स्ट्रिप ली थी, यहाँ वेट लग गया एक एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ तो डिस्टेंस कितनी होगी, 2x। तो आपका वेट कितना हो गया, जो था रो जी एक्स इंटू थीटा एल इंटू डी एक्स इंटू 2x। तो आपका जो आ गया एक्स्ट्रा कपल 2 रो जी एक्स स्क्वायर थीटा एल इंटू डी एक्स, भी आ गया। तो मोमेंट टोटल मोमेंट ऑफ दी बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देते हैं, रो जी एक्स स्क्वायर थीटा एल इंटू डी एक्स। यहां से क्या करते हैं हम, 2 रो जी थीटा एल बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर रो जी थीटा इंटू बाहर ले लेते हैं, 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। अब देखो एल इंटू डी एक्स क्या था, दिस इज द एरिया डी ए स्मॉल, इसे अंदर लेते हैं तो रो जी थीटा 2x स्क्वायर एल इंटू डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, डी ए। तो यहां से आ गया रो जी थीटा 2x स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जो ये वाला पार्ट है दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ये आप लोग समझें, अब बार बार इन चीजों को नहीं बताया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो कपल आया वो कितना आ गया, रो जी थीटा इंटू आई। अब दिस कपल इज बैलेंस्ड बाई, अब ये जो कपल आया है, दिस कपल इज बैलेंस्ड बाई ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ buoyancy force
फ्रॉम बी टू B1। तो बायनेंसी फोर्स क्या था कि ये सिचुएशन थी, यहाँ बी पॉइंट पे था, ये जाके नई पोजीशन B1 पे पहुंच गया। तो यहाँ पे से बायनेंसी फोर्स पहले यहाँ लगा था FB, अब बायनेंसी फोर्स यहाँ लग गया। इसके शिफ्ट होने की वजह से कितना जो है एक्स्ट्रा टॉर्क डेवलप हुआ वो मुझे देखना है। ठीक है, तो दिस एंगल इज थीटा। तो अब जो डेवलप होगा एक्स्ट्रा टॉर्क वो कितना होगा, FB इंटू बी इंटू B1। अब यहाँ से देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल एंगल है, तो BB1 डिवाइड बाई BM। तो BB1 इज इक्वल टू क्या हो गया, BM टेन थीटा। अब थीटा बहुत कम है तो BM इंटू थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसे स्मॉल एंगल है, तो FV इंटू BM थीटा। अब इन स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, इन स्टेबल कंडीशन, इन स्टेबल कंडीशन FB इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक, तो ये हो गया W इंटू BM इंटू थीटा, ये इक्वल होगा इसके, तो W इंटू BM इंटू थीटा इज इक्वल टू रो जी थीटा इंटू आई। थीटा से थीटा कैंसिल, तो BM हमारा हो गया I डिवाइडेड बाई वेट इंटू रो जी आई। ठीक है, तो हमारा BM, ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने जो था एनालिटिकल मेथड देखा सेंटर मेटा सेंटर हाइट कैलकुलेट करने का। तो हमने देखा कि BM इज इक्वल टू हमारा आ गया द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। तो V इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ओके, एंड I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे हम एक शब्द में और बोलें तो और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लोटिंग बॉडीज। ये हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे किस तरह से निकालेंगे। उसके बाद हमने देखा GM इज इक्वल टू क्या था, VM माइनस BG, इतना हमें आ गया है। तो इतना, इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं कैलकुलेट करने का कि हम किस तरह से निकालते हैं, ये हम आगे देखते हैं। तो एक हमने मेथड पढ़ लिया मेटा सेंटर हाइट का, कि मेटा सेंटर हाइट एनालिटिकल मेथड से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल डेफिनेटली एग्जाम में आता है। अब एक मेथड और है एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मेटा सेंटर हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसरो में डायरेक्ट न्यूमेरिकल लास्ट ईयर ही आया था और आज की तारीख में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें है क्या, देखो कि जैसे ये कोई फ्लोटिंग बॉडी है, इसका जो इसके ऊपर जो वेट है स्मॉल W1 ये रखा हुआ है, तो हम मान लेते हैं W इज द टोटल weight of the body by considering the small weight W1। W1 को कंसीडर करके टोटल वेट है और ये स्टेबल कंडीशन में है। अचानक क्या होता है कि ये वेट W1 है ना फिसल जाता है इस बोट के ऊपर और ये न्यू पोजीशन एक्स डिस्टेंस जो है खिसक जाता है और नई पोजीशन W1 एक्वायर कर लेता है। जब ये अपनी न्यू पोजीशन में आ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि इधर वेट ज्यादा हो जाता है और ये पार्ट जो एक्स्ट्रा जो है वाटर के अंदर इंसर्टेड हो जाता है। तो बायंसी जो है बी पॉइंट से B1 पे जाके शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बायंसी जो है आपका B से B1 शिफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से जो है जो टोटल वेट पहले यहाँ पे लग रहा था G पे, अब जाके वो G1 पे लगने लगता है। ठीक है, तो हम इसमें जो है मतलब सिंपल मेथड यूज करते हैं। मेथड क्या है, दी कपल प्रोड्यूस ड्यू टू shifting of weight W1
इक्वल टू कपल प्रोड्यूस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ वेट जी टू G1। ठीक है, तो ये एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, तो इससे के थ्रू कपल कितना हो गया, W1 इंटू एक्स इज इक्वल टू जो वेट शिफ्ट हुआ उसकी वजह से कितना हुआ, W इंटू G1। अब यहां से देखो मतलब G1 क्या होगा, ठीक है ना, तो आप G1 देख सकते हैं। G1 जो होगा वो आप टेन थीटा यहाँ से देखें, टेन थीटा इज इक्वल टू G1 डिवाइड बाई GM। तो G1 इज इक्वल टू क्या होगा, GM टेन थीटा, सिंपल। तो W1 इंटू एक्स इंटू W इंटू GM टेन थीटा। तो यहाँ से आप GM निकाल सकते हैं, W1 इंटू एक्स डिवाइड बाई W टेन थीटा। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसे लैब में हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है और इसे जो है आप जरूर एकदम समझ लें कि वो आज की तारीख कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देखो लैब के अंदर स्मॉल वेट W1 पता होगा, कितनी डिस्टेंस आपने खिसकाया है ये भी पता होगा, शिफ्ट किया, टोटल वेट भी आपको पता होगा, ठीक है। अब स्मॉल एंगल जो टिल्ट आया है इसके अंदर थीटा, उसकी भी वैल्यू आपको पता होगी, तो यू विल कैलकुलेट द मेटा सेंटर हाइट। तो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मेटा सेंटर हाइट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इन ए मॉडल फॉर्म। जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं उन्हें हम ऐसे तो डायरेक्ट लैब में नहीं रख सकते, तो उनका मॉडल बना के इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। अब ये आता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, जैसे मैंने हमने पहले पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज, है ना। तो इसमें भी तीन कंडीशन होती है, बस डिफरेंस क्या है कि मैं जब हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज, तो वहां पढ़ा था कि देयर आर टू पॉइंट, केवल दो पॉइंट थे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी। दीज टू पॉइंट डिसाइड द स्टेबिलिटी, दिस नो अदर थर्ड पॉइंट, कोई दूसरा कोई तीसरा पॉइंट उसमें मौजूद नहीं था। लेकिन कि यहाँ क्या है, यहाँ पे देर आर टू पॉइंट अगेन, G एंड M, दैट विल डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडीज, ठीक है। उस केसेस में आपने देखा था सबमर्ज्ड बॉडी के केस में, इफ द G इज बिलो द B, तो वो था स्टेबल, ठीक है। और अगर वो G एबव द B तो था अनस्टेबल। यहां आप देखेंगे सिचुएशन में कि अगर G, ठीक है, एबव B है तो भी स्टेबल होगा फ्लोटिंग बॉडी के केसेस में। तो यहाँ थोड़ा अलग है क्योंकि मेटा सेंटर हाइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा है द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज डिटरमाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर हाइट। मेटा सेंटर हाइट जो है वो डिसाइड करेगी कि स्टेबिलिटी है या नहीं। इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक। अब देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो इफ m is above the G, the floating body in stable equilibrium as shown in figure। अगर जो आपका m G से above है, B से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि Gm इज ग्रेटर देन 0। तो जो हाइट है, मेटा सेंटर हाइट शुड बी पॉजिटिव, Gm इज इक्वल टू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर किसी भी शिप की मेटा सेंटर हाइट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, इफ द पॉइंट m इज बिलो द G द फ्लोटिंग बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो अगर m आपका G से नीचे आ गया तो वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। G इज above द m, B से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेटा सेंटर हाइट होगी Gm इज लेस देन 0, इट इज नेगेटिव, ठीक है।
तीसरा केस है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का सिंपल सा केस है, इफ m एंड g बोथ आर कॉन्साइड देन दिस इज द सिचुएशन ऑन ए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो वो क्या होगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, और एंड द मेटा सेंटर हाइट gm इज इक्वल टू 0। मेटा सेंटर हाइट अगर 0 है तो हम कहेंगे इट इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है इसमें जो मेटा सेंटर हाइट का है, कि सपोज कोई वारशिप है या कोई शिप है, अगर जो बाई चांस एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट होता है तो इट विल बी ऑसिलेटेड लाइक एज ए पेंडुलम। तो वाटर के अंदर क्या है कि शिप का इस तरह से ऑसिलेशन होने लगता है कि जैसे कि वो मेटा सेंटर पॉइंट के अबाउट पेंडुलम जैसे मतलब आपका जो है ऑसिलेशन में रहता है। ठीक है ना, पीरियोडिक मोशन में होता है, उसी तरह से शिप जो है मेटा सेंटर पॉइंट के अबाउट पीरियोडिक मोशन में रहता है, ऑसिलेट करता है। तो उसका टाइम पीरियड भी होता है कि टाइम पीरियड क्या है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है ओमेगा एन। तो अगर जो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, तो अगर ये डेरिवेशन में देखता हूँ तो ओमेगा एन इक्वल टू इस तरह से आता है, ओमेगा एन इक्वल टू डब्लू जो वेट है बॉडी का इंटू मेटा सेंटर हाइट डिवाइड बाई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर टी देखा जाए तो 2 पाई अंडर रूट आई मिनिमम डिवाइड बाई डब्ल्यू इंटू जी एम। इस फॉर्मूले से कभी कभार आईएएस में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जिन्हें आप समझ लें। अगर जो जीएम किसी भी शिप का ज्यादा है, मतलब उसकी हाई वैल्यू है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा जितनी ज्यादा जीएम की वैल्यू होगी। ठीक है ना। जीएम ज्यादा होने का फायदा यह है कि बॉडी ज्यादा ज्यादा स्टेबल होगी। लेकिन आप इस फॉर्मूले के अंदर देख रहे हैं अगर जीएम की वैल्यू ज्यादा है तो टाइम पीरियड जो है, ऑसिलेशन का जो टाइम है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट इज लेस। तो जीएम अगर ज्यादा है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है आपका कम है। तो क्या होगा कि जो आपका शिप है या जो वारशिप है वो मेटा सेंटर के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है ना, ऑसिलेट कर रहा मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, वहां से यहाँ तक बार बार आ रहा है। अगर टाइम पीरियड कम है तो वो जल्दी जाएगा जल्दी आएगा। तो अगर सिर्फ इस तरह से बार बार मतलब पीरियोडिक मोशन में आएगा, उसका टाइम पीरियड बहुत कम होगा, तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि जो पैसेंजर्स होंगे दैट विल बी फीलिंग अनकंफर्टेबल। स्टेबिलिटी तो ज्यादा होगी, तो इफ द जीएम इज हाई, जीएम इज हाई, द शिप इज मोर स्टेबल, what the passenger feels, but the passenger feels uncomfortable। तो पैसेंजर क्या है, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो ऐसा हम किस में रखते हैं, जैसे वारशिप है। अब जब वॉरशिप जितने भी हैं इनमें प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें कंफर्टेबिलिटी को नहीं देखा जाता, इसमें स्टेबिलिटी को देखा जाता। तो जितने भी वॉरशिप हैं उनकी जो आपकी मेटा सेंटर हाइट है वो काफी ज्यादा रखी जाती है, और वो कितनी रखी जाती है, लगभग में 1 जीएम इज इक्वल टू 1.5 मीटर के आसपास रखी जाती है। और जितने आपके मर्चेंट शिप हैं, जितने भी मर्चेंट शिप हैं इनकी हाइट जो है 0.3 से लेके 1 मीटर तक रखी जाती है। और जितनी आपकी रिवर क्राफ्ट्स हैं, है ना, उनकी भी मेटा सेंटर हाइट काफी ज्यादा रखी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी थी मेटा सेंटर हाइट से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लें और पढ़ लें। तो दो कंडीशन मैंने बताई, एक तो सबमर्ज कंडीशन है, उसमें केवल 2 पॉइंट होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी दैट विल डिसाइड द स्टेबिलिटी। यहाँ पे भी 2 पॉइंट है मेनली फ्लोटिंग बॉडी केस में, लेकिन वन इज द मेटा सेंटर एंड सेकंड इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो मेटा सेंटर हाइट है वो ये डिसाइड करती है कि बॉडी स्टेबल में है या नहीं स्टेबल में है। तो आप एक बार इस लेक्चर को देखें, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है न्यूमेरिकल्स को रखेंगे, तो तब न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो आईएएस इसरो सब में आते हैं। ओके, थैंक यू।